नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। पार्ट 1 में भी हमने बताया था कार्यपालिका के बारे में। यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा जाकर के ज़रूर देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, नौकरशाही और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति को मूलतः तीन विशेषाधिकार प्राप्त है। उसमें पहला यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। जब मंत्रिपरिषद सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो उसे राष्ट्रपति वापस लौटा सकता है। उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिपरिषद उन्हें वही सलाह देगा ना, तब राष्ट्रपति को उसे मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। आइए दूसरा जानते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। वीटो पावर, वीटो की शक्ति है, जिसे हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं और इंग्लिश में वीटो कहते हैं। इससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने से में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। मना भी कर सकता है, विलंब भी कर सकता है। संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास बिना किसी समय सीमा के लंबित रख सकता है। इसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। दोस्तों, कोई भी विधेयक पारित होने से पहले राष्ट्रपति के पास पारित होने के बाद कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति का सिग्नेचर उसमें आवश्यक है। संसद से पारित होकर के वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तभी वो कानून के रूप में होगा, कानून बनेगा। और वही यहाँ बताया गया है कि विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास किसी भी समय सीमा के लंबित रख सकता है, जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। इससे अगर राष्ट्रपति उसे कानून नहीं बनाना चाहता है तो वो अपने पास लंबित रख सकता है। तीसरा है, राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जब चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना पड़ता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन सरकार चलाने योग्य। दोस्तों, जब बहुमत की सरकार बनती है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनता है तो उसमें खींचतान होता रहता है कि कौन किसके पास ज़्यादा बहुमत है। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ ज़्यादा काम आती है। तब राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है कि कौन सरकार चलाने योग्य है। उसमें से किसी एक को बहुमत पर लाने के लिए कहता है और उसे नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। जिस तरह से क्लास का प्रधान मॉनिटर होता है, उसी तरह किसी ग्रुप का प्रधान एक होता है, किसी कंपनी का एक प्रधान होता है। उसी तरह मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है केंद्रीय स्तर पर, और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री होता है अपने मंत्रियों का प्रधान। मंत्रिपरिषद के प्रधान होने के कारण प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है और वह शक्तिशाली पदाधिकारी भी होता है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री के लिए यह जरूरी है कि लोकसभा में उन्हें बहुमत प्राप्त हो, यानी जितने भी मंत्रीगण हैं उन सभी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने चाहिए केंद्रीय स्तर पर। और प्रधानमंत्री को भी यह जरूरी है कि वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना है। जब भी प्रधानमंत्री का बहुमत खो जाता है तो वह अपना पद भी खो देता है। बिना बहुमत के वह अपना पद भी खो देंगे प्रधानमंत्री वाला। प्रधानमंत्री यह तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग मंत्री होंगे। दोस्तों, कि पहले प्रधानमंत्री अपना शपथ लेते हैं, उसके बाद ही किसी मंत्री का शपथ होता है, किसी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिपरिषद बनता है। बिना प्रधानमंत्री के कोई मंत्रिपरिषद नहीं है, या बिना चीफ मिनिस्टर के कोई मंत्रिपरिषद उनके मंत्री नहीं होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रियों का भी यह तय करते हैं क्या कि कौन आदमी कौन सा
मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, यह भी तय करते हैं प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर और मंत्रियों का आवंटन करता है। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। सभी मंत्री हो या प्रधानमंत्री, सभी के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। समझे? प्रधानमंत्री की जब मृत्यु या त्याग पत्र दे के हटते हैं तो उनके साथ साथ पूरा जितना भी मंत्री है सभी क्या होता है, भंग हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मंत्री हटेगा या किसी एक मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो केवल उसी मंत्री का एक सीट खाली रहेगा, इससे पूरा मंत्रिपरिषद नहीं भंग होता। प्रधानमंत्री संसद और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक सेतु का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होता है और नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री शक्तियों के भी स्रोत बहुत जगह से हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच होता है, अधिकारी जमात पर आधिपत्य और चुनाव के दौरान उनके व्यक्तित्व का उभार और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि। यानी जब वो भाषण देते हैं तो उनका व्यक्तित्व का उभार होता है या उनके किए गए काम से, उनके दिए गए भाषणों से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि उनकी बनती है। ये सब प्रधानमंत्री की शक्तियों के स्रोत है। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और स्रोत उनके तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर भी करता है। अगर गठबंधन की सरकार है तो उसमें थोड़ा कम जाती है, क्योंकि वहाँ खींचतान होते रहते हैं, और बहुमत की सरकार है तो उसमें ज़्यादा शक्तियों के स्रोत भी ज़्यादा रहते हैं, उनके पावर भी ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री की शक्तियों के स्रोत। अस्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही। तो नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्रीगण नहीं होते हैं कार्यपालिका या कार्यकारी अंग में शासन के। इसके साथ साथ नौकरशाही या प्रशासन मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी, जो पढ़े लिखे हैं, वैसे प्रशिक्षित और अधिकारी जो नीतियों को बनाते भी हैं और लागू करने में मंत्रियों की सहायता करते हैं। सरकार का अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने और लागू करने में सरकार की सहायता करते हैं। उसे ही नौकरशाही या प्रशासन कहते हैं। दोस्तों, जो लोग इनमें से अखिल भारतीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। जो लोक सेवा के एग्जाम देकर आते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं, DM, SP, ये सब क्या है, इनके माध्यम से कोई राज्य सरकार किसी जो जिला अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से सरकार जिला चलाती है, जिला का सारा नियंत्रण करती है। भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। लोक सेवा के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, योग्यता के आधार पर उनको भर्ती किया जाता है, और यही लोग सरकार के अंग में होते हैं, सरकार के मशीनरी के रूप में काम करते हैं, जो नीतियों को बनाने में सरकार की सहायता भी करते हैं और उसे लागू करने में भी सहायता करते हैं। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। भारत में प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। IAS से यानी DM, SP, IPS से निकलते हैं, IAS से DM और SP IPS से। तो जिलाधिकारी कलेक्टर, जिसे DM भी बोलते हैं इंग्लिश में, IAS ऑफिसर किसी जिले का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, और यही सरकार के भी रीढ़ का काम करता है प्रांतीय स्तर पर। राज्य सरकार अपने जिले को, अपने राज्य को इन्हीं के
द्वारा चलाती है। वह केंद्र सरकार द्वारा बनाए सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है, ना कि राज्य सरकार के सेवा शर्तों से। केंद्र सरकार द्वारा आईएएस और आईपीएस अधिकारी राज्यों को संबद्ध किए जाते हैं और लेकिन वह केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकता है। केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। जो राज्यों के प्रमुख अधिकारी हैं वो भी केंद्रीय सरकार के देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। नौकरशाही इतनी मजबूत होती है कि आम आदमी सरकार के अधिकारियों तक पहुंचने से भी डरता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।